हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मस्त होंगे। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आपका यूट्यूब चैनल हमारा परिवार अड्डा 24/7 फिज़िक्स एक्सप्लेन RRB NTPC में। चलो दोस्तों, आज के इस जानदार शानदार मज़ेदार सेशन का शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि आज का टॉपिक हमारा हीट है, जैसा कि आप देख रहे हो। पहले मुझे ये बताओ कि आपने हीट को देखा है। अरे मैम, कैसी बातें कर रहे हैं, हीट को कोई देख थोड़ी ना सकता है, वो तो एनर्जी है, उसे तो हम लोग फील कर सकते हैं ना। तो अच्छा ठीक है, फील कर सकते हो तो बताओ कि हीट है क्या, तुमने कैसे फील किया। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग मुझसे कनेक्ट करते रहो, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि हीट होता क्या है, बताओ। हीट क्या है कि एनर्जी इन मोशन, आपके एनर्जी के मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। हीट को जाहिर सी बात हम देख नहीं सकते, फील कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी है। और वो क्या होता है, एक बॉडी से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बॉडी के तरफ ट्रांसफ़र करता है। इसमें पार्टिकल का मोशन होता है, ये तो पता है। आप मुझे ये बताओ कि आप सब ने ये देखा होगा कि मान लो कि आपके घर पे एक प्लास्टिक का कुर्सी है और एक है आपके पास लोहे का कुर्सी। आप उसे उस दोनों चेयर को आप क्या करते हो कि आप बाहर ले जा कर के छोड़ देते हो, ठीक है। तो बाहर ले जा के छोड़ देते हो, बहुत कड़ी धूप है, लेकिन जब उसको आप वापस अंदर घर के अंदर लेके आते हो तो सबसे ज़्यादा घर पे अंदर लाने के बावजूद भी लोहे की कुर्सी ज़्यादा गर्म होता है एज़ कंपैरिजन टू प्लास्टिक की कुर्सी। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये सारा हीट कंडक्टिविटी और हीट ट्रांसफ़र का केस है जो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और RRB NTPC में आने वाले सवालों को भी डील करेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे, इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को हम ईच एंड एवरी चीज़ को हम गो थ्रू करेंगे और रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम उसका स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट टॉपिक यही था कि हीट क्या है, जो आप लोगों ने बोला कि हीट को हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट को हम लोग फील कर सकते हैं। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। और कैसे फ्लो होती है हीट, हीट हमेशा फ्लो होती है, हीट हमेशा फ्लो होती है। हीट का मोशन किधर होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के तरफ हीट का फ्लो होता है, ठीक है। हीट का फ्लो कैसे होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के तरफ हीट का फ्लो होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, आप एक बात बताओ कि अगर बर्फ़ और आग दोनों ऊर्जा से जुड़े हैं तो उनमें अंतर क्या है। देखो, बर्फ़ भी ऊर्जा देता है और आग भी ऊर्जा देता है, लेकिन बर्फ़ क्या है, टेम्परेचर में ठंडा है, आग क्या है, टेम्परेचर में ज़्यादा है, ठीक है। टेम्परेचर में ज़्यादा है। आप आग को छू नहीं सकते हो, लेकिन बर्फ़ को छू सकते हो। वो क्या है, हमारे फिज़िकल कंपोनेंट ऐसा है कि कुछ पदार्थ को हम लोग छू सकते हैं, कुछ पदार्थ को नहीं छू सकते हैं, वो सेंसेशन का पार्ट होता है। जैसे कि बर्फ़ को भी आप ज़्यादा देर तक नहीं छू सकते हो, आप थोड़ी देर तक अपने हथेली पे रखो, एक टाइम तक ना आपको पेन महसूस होने लगेगा, आप उसको फिर ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। तो दोनों ही ऊर्जा देता है, तो दोनों में अंतर क्या है, एक ठंडा है, एक टेम्परेचर में कूल्ड है एज़ कंपेरिजन टू सराउंडिंग। देखो देखो दोस्तों, हमेशा हम लोग ना किसी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं ना, तो उसके रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोल्ड है, अगर कोई चीज़ मान लो बर्फ़ कोल्ड है तो किसके रिस्पेक्ट में कोल्ड है, वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोल्ड है, ठीक है। और वो धीरे धीरे सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो लिक्विड, वो जो सॉलिड है के फॉर्म में जो आइस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ हीट है। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट में ये बताया गया है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट। वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के तरफ बढ़ता है, जैसे कि हॉटर बॉडी से कोल्डर वन के तरफ गुजरता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये क्या है, पार्टिकल का मोशन। हीट क्या है, पार्टिकल का मोशन है दोस्तों। हीट क्या है, हीट आपका जो है, ये हीट क्या है, हीट जो है पार्टिकल का मोशन है।
पार्टिकल मोशन, ठीक है, पार्टिकल मोशन है, ठीक है। तो पार्टिकल का मोशन है, पार्टिकल का मोशन क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, बर्तन ए है और एक है बर्तन बी। बर्तन ए के पास जो है ना, आपके पास उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर, दोनों में वाटर रखे हुए हैं, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, इसमें आपके 100 है और इसमें क्या है, ये 1000 है और इसमें क्या है 100 है। दोनों में क्या है कि दोनों का जो एनर्जी है, इसमें जो पार्टिकल है, पार्टिकल की बात करें, और जब एनर्जी की बात करेंगे हम, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, उसकी जूल की बात, मतलब उसमें कितनी एनर्जी है, इसमें भी 10 जूल है और इसमें भी 10 जूल है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि हीट जो फ्लो हो रहा है वो पार्टिकल के मोशन के वजह से मूव हो रहा है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्टिकल दोनों ही बर्तन में, ए कंटेनर में और बी कंटेनर में, दोनों में ही ऊर्जा कितनी है 10 जूल। तो ये इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर हमेशा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। तो दोनों बर्तन में मॉलिक्यूल चाहे जितने भी हो, लेकिन उसके एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में काउंट किया जाता है टेम्परेचर को। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा, 10 जूल एंड 10 जूल। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंटेनर ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंटेनर बी, दोनों का टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही काउंट करते हैं। अब जैसे कि आपको हीट का बात करें, हीट में क्या है कि आप कंटेनर ए में देखो कि आपका क्या है कि 1000 आपका क्या है मॉलिक्यूल्स है, और कंटेनर बी में क्या है आपका 100 मॉलिक्यूल्स है। तो जब आप 1000 को, अगर इनटू कर दोगे 1000 से, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको बी कंटेनर को करोगे, ये ए है, और अगर बी कंटेनर को करोगे तो वह यहाँ पे 100 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000। तो आप क्या करोगे, आप इसमें देख रहे हो हीट किस में ज़्यादा है, हीट उससे काउंट किया जाता है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो। दोनों में एनर्जी तो सेम था, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेनर ए में ज़्यादा है, तो दैट मीन्स उसकी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हीट क्या है दोस्तों, हीट आपका एक एनर्जी का फॉर्म है। वो कैसे फ्लो करता है, हायर एनर्जी से हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी के ऊपर फ्लो करता है। उसका मोशन क्या है, मोशन उसके पार्टिकल पर डिपेंड करता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे एक की फैक्ट मैंने नोट किया है ताकि आप उसको अच्छे से देख सको। तो यहाँ है, देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना कि हीट इज़ मेजर, देखो हर एक चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट का एक डिवाइस होता है हम जिसमें मेज़र करते हैं, जैसे पानी को लीटर में करते हैं, मास को केजी में करते हैं। उसी तरीके से आपका जो हीट है, हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। और आपको पता है कि एसआई सिस्टम में तो जूल होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सॉरी मैं थोड़ा मिटा के यहाँ लिखती हूँ। और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एक मिनट, सीजीएस ये सिस्टम में होता है कैलोरीज। क्या होता है, कैलोरीज। अब आपको पता है कैलोरीज का मतलब क्या होता है, 1 कैलोरीज इक्वल टू क्या होता है, 1 कैलोरीज इक्वल टू होता है 1 कैलोरीज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। ये सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। और एसआई सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो एसआई सिस्टम में 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरीज हो जाएगा।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि हीट क्या है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसको कैसे काउंट करते हैं, जूल में काउंट करते हैं। वो कैसे मैकेनिज्म पे काम करता है, पार्टिकल के मोशन पे काम करता है। जिस कंटेनर में जिस भी बॉडी के पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है उसकी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके सीजीएस सिस्टम में हीट को क्या बोलते हैं, कैलोरीज बोलते हैं। और 1 कैलोरीज इक्वल टू क्या होता है, 4.2 जूल होता है। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो आई थिंक मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में बताते। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि चलो, मैंने अभी बताया ना कि अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मान लो कि अगर पार्टिकल किसी सब्सटेंस में ज़्यादा है तो और किसी कंटेनर में सब्सटेंस का बहुत कम है, तो सब्सटेंस क्या पार्टिकल से बना है, पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या पार्टिकल से बना है। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के वजह से भी क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ता है क्या हीट पे। मुझे ये सवाल है मेरा, ये तुम आप बताइए आप सब कि क्या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है क्या हीट पे। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर मोशन से ही तो हीट को हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई कंटेनर में कितना ज़्यादा पार्टिकल्स है और कितना ज़्यादा नहीं है। उसके मोशन से ही हम बता सकते हैं, और यही तो मोशन को ही हम जो डील करता है उसी को तो हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। बिल्कुल करता है, ठीक है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब ये जो स्लाइड है ना आपका, ये है आपका हीट वर्सेस टेम्परेचर। अब जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया हीट वर्सेस टेम्परेचर क्या होता है। देखिए हीट जो है ना, हीट आपका है, हीट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या है, हीट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मैंने बताया था ना कि हीट है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कितना है और उसमें एनर्जी कितना है। मान लो कि एक कंटेनर, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक कंटेनर में 1000 पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और आपको 10 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो कितना हो जाएगा 10,000। तो कंटेनर के टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, सुनो ऑल पार्टिकल्स, ये जो है ना ये ऑल पार्टिकल्स पे ध्यान देना, ठीक है। लेकिन कंटेनर ए के भी मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था 10 जूल, और बी का भी होता है 10 जूल। भले ही पार्टिकल दोनों में डिफरेंट थे, इसमें ज़्यादा थे एक में कम थे, लेकिन टेम्परेचर जो था आपका, वो टेम्परेचर उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आरआरबी में एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक 2021, मुझे याद नहीं है ईयर, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, ये तो पता चल गया। अब तो जैसे कि आपको पता है कि हीट को तो मेज़र जूल में करते हैं। मुझे पता है ऐसा यूनिट उसका जूल होता है। जूल को हम कैलोरीज में भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरीज होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन मैम टेम्परेचर का क्या, टेम्परेचर अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, उसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है दोस्तों। क्या होता है, केल्विन होता है। और क्या है कि मेजर आप उसको या सेल्सियस या केल्विन में उसके हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र कर सकते हो। एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है ना कि हीट जो है आपका, हीट और टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर क्या दोनों एक चीज़ है। कतई नहीं, डिफरेंट चीज़ें होती है। हीट क्या करता है ना, हीट आप किसी बॉडी से, एक हाई ऊर्जा वाली बॉडी है या हाई एनर्जेटिक हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी में वो ट्रांसफ़र होता है। वो टेम्परेचर नहीं है, वो ऊर्जा का ट्रांसफ़र है, हीट ट्रांसफ़र को दिखाता है। लेकिन जो टेम्परेचर है ना दोस्तों, वो टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस प्रॉपर्टी को बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना गर्म है और कोई सब्सटेंस कितना ठंडा है। और हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, हम उसको मेजर करते हैं सिर्फ और सिर्फ थर्मोमीटर से। और वो सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है,
ये सेल्सियस में ना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस में। अब आप मुझे ये बताओ कि एब्सोल्यूट जीरो के टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन, उसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन का मतलब क्या होता है ना कि हर एक पार्टिकल के पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्टिकल का मोशन पॉसिबल नहीं है। उस टेम्परेचर पे कभी भी मोशन नहीं होगा, पार्टिकल्स रेस्ट में आ जाएगी, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए हम लोग 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर उसका वैल्यू क्या होता है? -273 डिग्री। 0 डिग्री केल्विन का ये एग्जांपल क्या होता है? मैं उसका वैल्यू क्या होता है? -270, एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ। 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस है, याद रखिएगा, ठीक है, माइनस है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ज़ीरो हो जाता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है, पार्टिकल्स रेस्ट पे आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और हीट दोनों एक चीज़ नहीं है। इस स्लाइड का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक चीज़ नहीं है। वो क्या है मैम? हीट जो है एक बॉडी से, हाई एनर्जी बॉडी से लो एनर्जी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, और टेम्परेचर किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। 0 डिग्री केल्विन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस टेम्परेचर के थ्रू क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स, जो कंटेनर में जितने भी पार्टिकल्स हैं ना दोस्तों, वो सारे पार्टिकल्स उस पोजीशन पे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट 0 डिग्री केल्विन पे क्या होता है कि सारे के सारे मोशन रेस्ट में आ जाते हैं, और वहाँ पे मोशन पार्टिकल का पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। और हीट फ्लो अंटिल, अच्छा हाँ, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 10 जूल, और दूसरा है बॉडी है जिसका 8 जूल। तो अब बताओ कि किधर से किधर फ्लो करेगा? ऑब्वियस है 10 जूल से 8 जूल के तरफ करेगा। तो कब तक करेगा? हीट कब तक फ्लो करेगा? तब तक करेगा जब तक दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, ठीक है। तब तक करेगा जब तक दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। देखो मैंने यहाँ मेंशन किया है दोस्तों कि हीट फ्लो अंटिल टेम्परेचर बिकम इक्वल, दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी प्रोसेस को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब दो बॉडी है, दोनों बॉडी हैव सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। एक है हाई टेम्परेचर बॉडी, एक है लो टेम्परेचर बॉडी, दोनों में एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है, तब तक हो जाएगा जब तक वो लोग क्या हो जाएंगे? इक्वल, मतलब इक्वल टेम्परेचर पे जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक वो फ्लो होगा। जैसे इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे, हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दिखाया है दोस्तों कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, हीट उस पर डिपेंड करता है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि हीट और टेम्परेचर क्या एक चीज़ है? हीट और टेम्परेचर एक चीज़ नहीं है, डिफरेंट है। हीट क्या होता है? हीट होता है मैम, हीट को क्या करते हैं? हीट हमेशा ट्रांसफ़र होता है हाई एनर्जी बॉडी से लो एनर्जी। ओके, टेम्परेचर क्या होता है मैम? उसके हॉटनेस और कोल्डनेस के, किसी भी बॉडी की वो स्टेट जिसकी हम हॉटनेस और कोल्डनेस को बता सकते हैं। इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर हम लोग केल्विन से करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग केल्विन से मेजर करते हैं, ओके। उसके बाद फिर क्या है कि एक बॉडी कब तक हीट ट्रांसफ़र करेगा? तब तक करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक करेगा जब तक उन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये स्लाइड की जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पे। मेज़र ऑफ टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं?
अब तो ये तो सभी जानते होंगे हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। थर्मोमीटर्स में ना एक ऐसी लिक्विड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, मरकरी होती है। मरकरी जैसे होती है ना, मरकरी जैसे ही आप अपने बॉडी के कांटेक्ट में उस थर्मोमीटर को लाओगे ना, तो मरकरी क्या होती है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को जब नापती है, मेजर करती है, तो उसकी जो लिक्विड है, लिक्विड क्या करते हैं, वो एक्सपैंड करने लगते हैं, और एक्सपैंड करके वो किंग की तरफ से बाहर, मतलब अंदर की तरफ ऐसे बढ़ते हैं, और जहाँ पे रुक जाते हैं वहाँ पे हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, और हम उसको रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। और किस तरह की लिक्विड होती है दोस्तों, वो मरकरी होती है। हमारे थर्मोमीटर में किस तरह की लिक्विड होती है, वो होती है मरकरी। ठीक है, और हीट के कारण आपके बॉडी के जो कांटेक्ट में जो हीट आ रहे हैं, वो हीट के कांटेक्ट में वो जो मरकरी है, वो मरकरी क्या होती है, एक्सपैंड करती है, और उसी से हम लोग रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग से पता चलता है कि आपकी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अच्छा, हम तीन तरीके से इसको ये क्या कर सकते हैं, हम तीन तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर को। या तो हम सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में कर सकते हैं। अब केल्विन के बारे में तो बताया कि 0 डिग्री केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ पे उस पार्टिकल का मोशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, वहाँ पे कोई मोशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन डिग्री सेल्सियस क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों कि वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर किस पे फ्रीज होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। किस में? सेल्सियस टेम्परेचर, जो सेल्सियस थर्मोमीटर उसकी बात कर रहे हैं। और बॉइलिंग होती है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाटर फ़ारेनहाइट के केस में क्या होता है? वाटर फ्रीज होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और बॉयल होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। कितना में होती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये होती है। ठीक है, इसका कन्वर्जन भी आता है दोस्तों। इसका कन्वर्जन में क्या होता है कि पहले जो टेम्परेचर है, ये जो सेल्सियस टेम्परेचर है, ये जो सेल्सियस टेम्परेचर है, सेल्सियस थर्मोमीटर है, इसकी रीडिंग जो लोअर रीडिंग होती है, ये लोअर है, लोअर रीडिंग, और ये होती है हायर रीडिंग। अभी हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी जो नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है, और बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये सेल्सियस है ना, इसके बीच में 10 डिवीज़न होते हैं। तो टोटल डिवीज़न कितनी होती है यहाँ पे टोटल डिवीज़न होती है 180 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, 100 डिग्री आपका यहाँ पे डिवीज़न होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? जो टेम्परेचर को हम काउंट कर रहे हैं वो सी, उसकी रीडिंग लोअर डिग्री, लोअर रीडिंग कितनी है? 0, फिर है हायर रीडिंग, तो ये हो गया आपका 100, फिर लोअर डिग्री 0। ठीक है, ये तो हो गया सेल्सियस का। अब वैसे ही हम लोग फ़ारेनहाइट का भी करते हैं। फ़ारेनहाइट का क्या होता है दोस्तों? देखो, फ़ारेनहाइट का भी यही प्रॉपर्टी है। इसको इरेज कर लेते ताकि हम यहाँ पे समझा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ़ारेनहाइट के लिए भी ये वाला आपका फ़ारेनहाइट डिग्री है, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका 32 डिग्री से स्टार्ट होता है। ठीक है, 32 डिग्री से इसका स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 212 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक मिनट, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में जो डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स कितने डिविजन्स होते हैं? 180 डिविजन्स होते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? जो डिग्री हुआ उसको हम लिख देंगे F, उसके बाद माइनस लोअर डिग्री रेंज 32 डिग्री, उसके बाद फिर हायर डिग्री रेंज, इसको आप करोगे ना, तो यहाँ पे 2 से 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 180। ठीक है, तो 180 हो गया। और अब अगर इसको कंपेयर करोगे तो C क्या आया था? C -0 और 100 -0, तो ये 100 हो गया। आप इसको कट कर दोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10, और यहाँ हो जाएगा 2 9 जा 18। तो आगे इसको हम एग्जीक्यूट करें,
दिखाएं कि कैसे आएगा, देखिए। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या हो गया, सी इक्वल टू 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। अब इसी से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सी है, ठीक है, ये सी है, ठीक है। तो इसको आपको काम करना है, ओके, ठीक है। अब ये वाला चीज़ होने के बाद, ये चीज़ होने के बाद आपको क्या समझ में आया कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि आप उस पे कैसे जाओगे, आप ट्रांसफ़र ऑफ हीट, नहीं, पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सेल्सियस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिस टेम्परेचर को हम रीडिंग कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर टेम्परेचर रीडिंग। इसको देख करके कंपेयर कर लेंगे, और इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला है मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका फार्मूला। ये जो फार्मूला है आपका, यहाँ पे C डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिग्रीज, उसके बाद 9। इसी से आप, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इससे कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, इससे कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद यही है कि और फ़ारेनहाइट का आपका क्या है, फ़ारेनहाइट का वाटर का, फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो ये तो समझ गए कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर कैसे काउंट करते हैं, सेल्सियस में कैसे होता है, फ़ारेनहाइट में कैसे होता है, ये सारे चीज़ हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अब एक और चीज़ है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जैसे कि हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाती है, क्यों जाती है, पार्टिकल के मोशन की वजह से जाती है। उसका डायनेमिक्स, उसका मैकेनिज़्म वही है कि कितना वो पार्टिकल और कितना मोशन है, उसी से डिसाइड होता है कि कोई पार्टिकल्स, कोई बॉडी कितनी ज़्यादा हीट कंटेन कर रही है और कौन सी बॉडी कितना लो हीट कंटेन कर रही है, ठीक है। तो देयर आर 3 मेथड्स, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ना, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का 3 मेथड्स होता है। 3 मेथड्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र, ईच वर्क डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन मीडियम। देखिए, एक होता है कंडक्शन, फर्स्ट होता है आपका कंडक्शन, सेकंड होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन का क्या काम होता है, कंडक्शन का काम होता है सॉलिड। जैसे कि आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप गैस के ऊपर एक क्या बोलते हैं, चाय के लिए आप कुछ चढ़ाते हो, बर्तन चढ़ाते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो बर्तन को जैसे ही आप पकड़ते हो ना, तो पहले वो हीट क्या करता है, पहले उस बॉडी को वो सब्सटेंस जो चाहिए उसको गर्म करता है, फिर धीरे धीरे हीट क्या हो जाती है, उसके हैंडल तक पहुंच जाती है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पे। तो सॉलिड में जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। और कन्वेक्शन का प्रॉपर्टी किसमें, लिक्विड और गैस में होता है। देखो, आप बर्नर चालू किए गैस का, उस पर एक कंटेनर को रखे, उसमें आप पानी डालें, ठीक है। कंटेनर पहले क्या करेगा, पहले आपके पानी को गर्म करेगा, ठीक है। पानी को गर्म करने के बाद क्या होगा, उसकी मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण दोनों पार्टिकल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी लूज़ होगी। इंटरनल एनर्जी जैसे ही लूज होगी तो क्या होगा कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगा, और डेंसिटी कम होगा तो वो पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो कन्वेक्शन का प्रॉपर्टीज़ लिक्विड और गैस में देखने के लिए मिलता है, सॉलिड में देखने के लिए नहीं मिलता है, और इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। रेडिएशन जैसे क्या है कि अब हीट देख लीजिए कि अब सन से जो हमारे अर्थ पर हीट आ रही है और हमें वार्मथ या फिर कोल्ड जैसा फील हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी मीडियम का, ठीक है। तो रेडिएशन क्या है, नो मीडियम नीडेड वेव्स, ठीक है। आई थिंक
इसको ये वाला स्लाइड आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले क्या है, इसको ओवर थ्रू कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट 3 तरीके के होते हैं, कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है। तो कन्वेक्शन क्या करता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी में शो होता है। ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है, उसमें फिनोमिनन पे काम करता है। उसके बाद कंडक्शन क्या है, कंडक्शन सॉलिड प्रॉपर्टीज़ पे काम करता है कि हम किसी बर्तन को गर्म करते हैं तो उसकी हैंडल भी गर्म हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आपकी हीट है वो हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ऑल द पॉइंट ऑफ द कंटेनर। ठीक है। उसके बाद रेडिएशन क्या है, रेडिएशन को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई एम सॉरी, आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अभी तक तो हम लोग समझ गए कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। यहाँ पे उसी चीज़ को एलिबरेट किया गया है कि कन्वेक्शन और कंडक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया, देखिए आप किसी चम्मच को लगाते हैं ना किसी कंटेनर पे, तो वो क्या होता है, धीरे 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 वो चम्मच भी गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि बर्नल तो पहले जहाँ पे कंटेनर को आप रखे हो, ये सूप है, इसको आप गर्म कर रहे हो, तो ये पहले इस फूड को गर्म कर रहा है, लेकिन ये धीरे 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 इस स्पून को भी गर्म करने लगता है। तो ये कंडक्शन का प्रॉपर्टी है। हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन सॉलिड, पार्टिकल वाइब्रेट एंड पास एनर्जी टू नेबर। समझ में आ गया, ये है उसका। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेटल स्पून इन हॉट टी, और वर्क बेस्ड इन मेटल, नो पार्टिकल मूवमेंट, ओनली वाइब्रेशन। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब इसमें ये बोलने का मतलब है ना कि इसमें क्या है कि पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता, वाइब्रेशन होती है सिर्फ। ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसके मूवमेंट के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। और जैसे हॉट फ्लूइड राइजेस, कोल्ड फ्लूइड सिंकिंग, मैंने बताया ना कि जैसे ही वो गर्म होता है, एक दूसरे से टकराता है, उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उसके वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, डेंसिटी कम होने की वजह से वो मॉलिक्यूल फिर ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बॉइलिंग वाटर, सी ब्रिज। ठीक है, सी ब्रिज का केस देखा होगा ना कि आप जैसे कि दिन के समय में जा कर के बैठो तो आपको ठंडी ठंडी हवा देखने को मिलती है, और रात की तरफ जाओ तो फिर वो थोड़ा गर्म मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपकी सी ब्रिज है, सी ब्रिज में क्या होता है कि सी ब्रिज आपको पता है ना कि पानी जो बहुत जल्दी गर्म, बहुत लेट से गर्म होती है और बहुत देर से ठंडी भी होती है। तो उसमें क्या है कि दिन के समय में जब धूप काली के समय रहता है, जब सनलाइट रहती है, तो पानी धीरे 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 गर्म होता है। और जैसे कि धूप से क्या है, इधर जो लैंड के एरिया है वो ज़मीन क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो गर्म होने की वजह से जो हायर मतलब टेम्परेचर है, मतलब लैंड से जो हीट है वो फ्लो होकर के किधर जाती है, सी ब्रिज के तरफ जाती है, और सी से जो ठंडी हवा आकर के उसको ठंडा कर देती है। इस वजह से हमें दिन के समय में वो ठंडी का महसूस होता है। जब आप किसी नदी के पास बैठो या फिर किसी ओशन के पास बैठो, किनारे में बैठो, पास क्या किनारे में ही बैठोगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा, वो होगा। तो ये भी कन्वेक्शन का एक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। रेडिएशन का क्या है कि रेडिएशन आपका है कि रेडिएशन एंड कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर। अब क्या है कि रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की तो ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ जो कंडक्टर और इंसुलेटर की बात की जा रही है कि वो सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो द हीट, that is called conductor, and those substance which is not allowed to flow of heat is called insulator। जैसे कि आप लोहे की कोई कंटेनर या कोई सब्सटेंस को ले लो, वो जल्दी ही हीट हो जाती है, तो मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। लेकिन आप लकड़ी को देखो, लकड़ी जल्दी नहीं गर्म नहीं होती है, तो वो अपने आप से क्या होती है, हीट को फ्लो नहीं होने देती, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, बस इसका यही एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जस्ट गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक और चीज़ है, यहाँ पे बोल रहा है इंसुलेटर आर यूज इन कुकिंग हैंडल। हाँ, कुकिंग हैंडल क्यों मतलब इसकी बनी होती है, क्या बोलते हैं, वुडन की बनी होती है, क्योंकि वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिससे हमें हमारे हाथ को जलने से बचाया जा सके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है कि डार्क सरफेस ऑब्जॉर्व मोर रेडिएशन।
देखो दोस्तों, ये जो आपका जो टॉपिक है ना, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ जस्ट मेंशन किया है आपको इसके बारे में बताने के लिए। डार्क सरफेस क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है ना, वो आप जब 11th-12th में जाओगे या आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसमें एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन आप इस फिलहाल के लिए भी इतना समझ लो कि डार्क सरफेस क्या होता है। डार्क सरफेस एक गुड एब्जॉर्बर भी होता है और गुड इमिटर भी होता है। तो डार्क सरफेस क्या करता है ना, रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसलिए हम रेडिएशन में डार्क सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें बस इतना ही था। और यहाँ पे फिर आएंगे रियल लाइफ में आप हीट को देखते हो, चारों तरफ देखते हो, जैसे खाना बना रहे, कुकिंग कर रहे हो, तो कुकिंग कर रहे हो तो क्या हो रहा है, कुकिंग से जैसे ही हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और खाना को पकाने में मदद कर रहा है। तो वहाँ पे भी हीट का काम है। जैसे आयरन कर रहे हो, तो आयरन करते हो तो वो आयरन से आप कपड़े को प्रेस करते हो, तो उसमें जितने भी क्रंचेस होती है या सिलवटें होती है वो क्या होते हैं, उससे वो सारे चीज़ सही हो जाते हैं। उसके बाद जो रूम हीटर है, रूम हीटर क्या करता है, अपनी हीट प्रॉपर्टी, हीट की जब फ्लो से क्या करता है, उस रूम के जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसको गर्म कर देता है, जिससे रूम हमारी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गीजर का काम क्या होता है, गीजर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ताकि पानी गर्म हो जाए और हमें ठंडे से बच सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे ऑल अराउंड है, आप इसे होते हुए देख सकते हो। लेकिन आज अगर पढ़ लिए हो तो इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी और आप अच्छे तरीके से और ऑब्जर्व कर सकोगे और इसमें अंडरस्टैंडिंग को बैठा पाओगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ये लास्ट स्लाइड है इस क्लास का दोस्तों। इसमें ये है, ये क्या हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ये इस क्लास का लास्ट ही स्लाइड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हीट एनर्जी के बारे में पढ़े कि हीट का फ्लो कैसे होता है दोस्तों। हीट का फ्लो होता है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसको जूल से मेजर किया जाता है, ठीक है। किससे मेजर किया जाता है, जूल को। जूल क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरीज। क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमेंट में लिखना, कमेंट में लिखना कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है। 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरीज होता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो जूल से कैलोरीज, कैलोरी से जूल में चेंजेस करने में आपको आसानी होगी। तो ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। हम इसको मेजर किस पे कर सकते हैं, इसको मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन यूजिंग अ थर्मोमीटर, ठीक है। यूजिंग अ थर्मोमीटर में हम इसको चेंज कर सकते हैं। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मैंने बताया कि उसको कैसे निकालते हैं, C डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180, जिसको हम 2 से काटते हैं तो C बाई 5 हो जाता है और F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 32 आ जाता है। मैंने ऊपर लिखा भी है। और चलो एक बार यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, ठीक है। C इक्वल टू 5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड 18, ठीक है। ये होता है टेम्परेचर। क्या है टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये तो जान गए हैं। अच्छा, हमारे हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, 3 ट्रांसफ़र ऑफ मेथड होता है। तो वो पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में। कन्वेक्शन किस में होता है, कन्वेक्शन जो होता है फ्लूइड का मोशन के वजह से होता है, किस में दिखाता है, लिक्विड और गैस में। और रेडिएशन को नो मीडियम की ज़रूरत होती है, वो रेडिएशन हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस सेशन में, इस टॉपिक में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड 9 क्लास CBSE NCERT को लेकर के, और मैंने NCERT के टॉपिक्स और कंटेंट को यहाँ मेंशन किया ताकि आपके आने वाले अपकमिंग RRB NTPC के एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके और इसके कोर कॉन्सेप्ट में समझने में आपको मदद मिली होगी, आई होप। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको फिर से आपको समझाऊंगी, या फिर आपको जो चैप्टर में, जो टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप जस्ट कमेंट कर लो, मैं कमेंट देख लूँगी। उसके बाद फिर मैं उसी टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।